एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि उसके पूरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे मूर्ख बनाकर भाग सके। एक दिन उसने यह बात अपने मंत्रियों से कही। एक को छोड़कर सभी ने उसकी बात मान ली। मंत्रीगण बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा ने कहा, क्या तुम यह नहीं मानते कि मुझे मूर्ख बनाना असंभव है? मंत्री बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं मानता। संभव है कि यह बात दूसरों पर भी लागू हो, लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे राज्य में अभी भी कुछ जौहरी हैं जो अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं। राजा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सभी जौहरियों को बुलाकर स्वयं उनसे बात करूंगा। अगली सुबह राजा ने अपने राज्य के सभी जौहरियों को बुलाया। आदेश का पालन करते हुए सभी वहां पहुंचे। सभी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है और राजा ने हमें क्यों बुलाया है। उनमें से एक ने पूछा, राज परिवार में कोई विवाह या राज्याभिषेक की कोई जरूरी तैयारी चल रही है क्या? या शायद रानियां अपने पुराने आभूषणों से ऊब गई हैं और उन्हें पिघलाकर नए आभूषण बनवाना चाहती हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, नहीं। तीसरे जौहरी ने उत्तर दिया, रानियां हमें खुद बुलाती हैं। यह मामला राजा से जुड़ा हुआ लगता है। मेरे विचार से राजा पड़ोसी राज्य को कुछ उपहार भेजना चाहते हैं और शायद उन्हें आभूषण तैयार करवाने की जल्दी है। दूसरे जौहरी ने कहा, ऐसी धारणा बनाने का कोई मतलब नहीं है। मदन, जो अन्य सभी जौहरियों में सबसे छोटा था, वह बोला, राजा खुद ही बताएगा कि मामला क्या है। तभी इसी बीच राजा ने कमरे में प्रवेश किया और बोला, मैंने आप सभी को एक सरल और सीधा प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सच बोलेंगे। राजा ने कहा, अगर मैं आपको कुछ तैयार करने के लिए कुछ सोना दूं, तो क्या आप में से कोई भी मुझे बताए बिना उसका एक अंश भी चुरा सकता है? और अगर आपको किसी की निगरानी में ऐसा करना पड़े, तो क्या फिर भी चोरी करना संभव है? यह सुनकर सभी सोच में पड़ गए और बोले, हम इसका एक चौथाई हिस्सा निकाल सकते हैं। कुछ जौहरी बोले, हम इसका आधा हिस्सा निकाल सकते हैं। कुछ और बोले। तभी मदन बोला, और अगर मैं चाहूं तो इसे पूरी तरह से गायब कर सकता हूं। राजा ने उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखा और बोला, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम एक बार कोशिश जरूर कर सकते हो। राजा ने मदन से कहा, तुम रोज महल में आओगे और वहां तुम मेरे द्वारा दिए गए कपड़े पहनोगे। मैं तुम्हें सोना दूंगा और तुम मेरी मौजूदगी में उससे गणपति की मूर्ति तैयार करोगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरे अंगरक्षक तुम पर नजर रखेंगे और अपने घर वापस जाते समय तुम सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे। तुम फिर से अपने पुराने कपड़े पहनोगे और महल से बाहर निकलते समय तुम्हारी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। जब तक तुम गणपति तैयार करने का काम पूरा नहीं कर लेते, ये मूर्ति, बस यही तुम्हारा दैनिक कार्यक्रम होगा। मदन ने कहा, ठीक है महाराज। राजा ने कहा, एक बार फिर सोचो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मदन ने कहा, हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। यदि तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करा दूंगा और अपने राज्य का आधा भाग भी तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा, लेकिन यदि तुम अपने प्रयास में असफल हो गए तो तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मदन ने फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। राजा ने कहा, ध्यान रखना कि मेरे अंगरक्षक हमेशा तुम पर नजर रखते हुए तुम्हारे आसपास रहेंगे। दूसरे जौहरी बोले, तुम पागल हो गए हो मदन। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो, और केवल तुम ही क्यों, इतनी कड़ी सुरक्षा में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मदन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं यह जरूर करके दिखाऊंगा। अगली सुबह मदन जल्दी से जल्दी महल में पहुंचा। उसने कपड़े बदले, औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार हर वक्त उसे घेरे रहते थे। राजा भी उसके आसपास ही कहीं रहता था। मदन सोने को पिघलाने, आकार देने और तराशने का अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। उसे अपने आसपास की भीड़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर काम करने के बाद वह फिर से अपने कपड़े पहनता, सारा सामान राजा के लोगों को वापस देता और अपने घर की ओर निकल जाता। लेकिन घर पहुंचकर वह एक अजीब काम करता था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। मदन पीतल से बिल्कुल वैसी ही गणेश को प्रतिमा बना रहा था जिस पर वह घर में रात में काम करता था। राजा की प्रजा की सुरक्षा में दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वह पीतल की मूर्ति को बड़ी ही चालाकी से तैयार करता था, जिसमें कभी कभी उसकी बहन भी उसकी मदद करती थी। आखिरकार 7 दिनों के लंबे अंतराल के बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गईं। 7वें दिन फिर मदन ने सोने की मूर्ति सबको दिखाई। राजा ने उत्साहपूर्वक पूछा, क्या अब यह पूरी हो गई है? मदन ने कहा, लगभग सम्राट, लेकिन बस
थोड़ा सा परिष्करण बाकी है और हमें मूर्ति को रात भर ताजे दही में भिगोना होगा और फिर अगली सुबह मैं इसे चमका दूंगा और यह करना बहुत महत्वपूर्ण है। राजा ने कहा, दही का उपयोग करके मूर्ति को चमकाने के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना है। मदन ने कहा, यह मेरी तकनीक है महाराज। उसने कहा, मुझे दही का एक बड़ा घड़ा मिल सकता है? राजा के रक्षक ने जवाब दिया, शाम के इस समय दही कहां से आएगा? अगर आपको ताजा दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं पूछा, तो हम दही जमा लेते। मदन बोला, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन क्या बाजार से हमें दही नहीं मिल सकता? उसी समय उन्होंने देखा कि एक महिला सिर पर बड़ा घड़ा उठाए गली की ओर जा रही है। पहरेदार ने उससे चिल्लाकर पूछा, तुम इसे घड़े में क्या बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, ताजा दही। आज मुझे घर से आने में देर हो गई और मेरा दही नहीं बिका। अब मैं इसे वापस ले जा रही हूं। राजा के सेवक ने कहा, रुको, इसे यहां लाओ, हम इसे खरीद लेंगे। मदन ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमें दही मिल गया। मुझे चिंता हो रही थी कि अगर दही नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आई। मदन बोला, पहले मैं इसे देखूंगा कि यह अच्छा है या नहीं। महिला ने जवाब दिया, जब तक मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे मैं तुम्हारा हाथ भी घड़े को छूने नहीं दूंगी। अगर इसे गंदा करोगे तो यह आधे दाम में भी नहीं बिकेगी, समझ रहे हो? सिपाही बोले, ठीक है, ठीक है, हम इसे खरीद रहे हैं। अब घड़े में झांकते हुए मदन ने कहा, दही तो ठीक लग रहा है। यह कहते हुए उसने गणेश की मूर्ति घड़े में डुबा दी। राजा ने उस महिला को सोने के सिक्के दिए। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर बुलाया और कहा, मुझे यह दही पसंद नहीं आया। उसने कहा, यह बहुत ज्यादा पानी वाला है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लाऊंगा और अपना काम करूंगा। औरत बोली, और क्या मैं इस दही का भला अब क्या करूंगी? अब इसे कोई नहीं खरीदेगा। मदन ने कहा, यहां ज्यादा बकवास करने की हिम्मत मत करना। क्या तुम भूल गई कि राजा ने तुम्हें इसकी कीमत पहले ही दे दी है? लड़की ने घड़ा उठाया और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति को ताजे दही से अच्छी तरह चमकाया और राजा के हाथों में दे दिया। तब राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और कहा, इसकी जांच करो और बताओ कि इसमें से कितना सोना निकला है। विशेषज्ञ ने मूर्ति की जांच शुरू की, लेकिन कई बार जांच करने के बाद भी वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने जवाब दिया, महाराज, इसमें तो एक कण भी सोना नहीं है। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? विशेषज्ञ बोला, मैं यह सब तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह मूर्ति पूरी तरह पीतल से बनी है और किसी चीज से नहीं। इसमें सोने का कोई निशान नहीं है। राजा ने कहा, यह तो अद्भुत है। और उसने आश्चर्य से मदन से पूछा, यह तुमने कैसे किया? तुम आखिर मुझे कैसे धोखा देने में सफल रहे? मदन ने कहा, सम्राट, क्या आप मुझे वचन दे रहे हैं कि सच बताने पर आप मुझे दंड नहीं देंगे? राजा ने कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अब मदन ने सारी कहानी बता दी और कहा वह दही बेचने वाली लड़की वास्तव में उसकी बहन थी, जो उसी समय वहां पहुंची थी। जब वह लड़की महल में आई थी तो मदन ने सोने की मूर्ति को घड़े में रख दिया था और पीतल की मूर्ति को उसमें से निकाल लिया था। पहले तो कहानी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और फिर वह जोर से हंस पड़ा और बोला, वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कितना बेवकूफ बनाया है। मैं किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई मुझे भी इस तरह बेवकूफ बना सकता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब वादे के मुताबिक मदन की शादी राजकुमारी से हो गई और आधा राज्य भी उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद मदन ने फिर कभी कोई धोखा नहीं किया और कई सालों तक उसे अपनी प्रजा का स्नेह मिलता रहा और उसका नाम राज्य के बेहतरीन राजाओं में गिना जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का किसी चीज पर घमंड नहीं करनी चाहिए। यहां हर कोई आपसे बेहतर है, इसलिए कभी भी इस घमंड में ना जिएं कि आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं।